नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और IBC 24 उत्तर प्रदेश पर पिछले 3 वर्षों से आप 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं, जिसमें हम आपके प्रदेश की 12 बड़ी खबरों को आपके सामने रखते हैं। तो आज भी कई बड़ी और अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता स्क्रीन पर आ जाए, उनको एक बार दिखा देते हैं कौन कौन से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अखंड प्रताप राय जुड़े हैं, ये राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ अब मुक्तेश्वर आनंद और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, उस पर ही बात करेंगे। इंद्रवीर सिंह हमारे फायरबॉल रिपोर्टर हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं। और रोहित तिवारी, लगता है इनके यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, इन्होंने सर पे अपने गमछा बांध रखा है। रोहित है, बहुत स्वागत आपका भी है। और हरदोई से आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी संवाददाताओं का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अखंड, आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की आज मुलाकात हुई है, उसके क्या मायने हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी राहुल, आपको बता दें कि 81 दिनों की यात्रा पर निकले हुए स्वामी मुक्तेश्वरानंद और कहीं ना कहीं वो लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर 5 विधानसभाओं में उनका एक कार्यक्रम रखा गया था। और आज सुबह अखिलेश यादव की मुलाकात उनसे हुई है और मुलाकात के बाद करीब करीब जो बात की जा रही कि आधे घंटे तक वो उनके साथ रहे थे। और मुलाकात के बाद जब बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर, सरकार पर और सीएम योगी पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मच सकती है और बहुत सारे लोग मेरे से संपर्क में अभी आने लगे हैं। आपको बता दें, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी जी बहुत चिंतित हैं गौ माता को लेकर के और सनातनियों को लेकर के। साफ तौर पर ये जो 81 दिनों की उनकी जो यात्रा है गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। और यात्रा जो 81 दिनों की यात्रा है जो 24 जुलाई को खत्म होगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मंदिर परिसर से जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं तीखा हमला बोला और साफ तौर पर बोला है कि SIT इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। यही नहीं, उन्होंने बोला है कि अगर CDR निकलवाई जाए तो 99% लोग भाजपा के ही निकलेंगे। और इसी को लेकर उन्होंने बोला है कि अभी से ही सारी चीजें हैं, सभी के सभी जितने भी लोग हैं वो अभी से ही मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं और अभी से ही कहीं ना कहीं वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। साफ तौर पर वो बीजेपी पर, योगी पर, कहीं ना कहीं सीएम योगी पर कटाक्ष कर रहे थे, तंज कस रहे थे। और साफ तौर पर उन्होंने एक बात और भी बोली है, ये लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई है और ये कहीं ना कहीं इसमें जो है वो जनता पिट रही है। उन्होंने एक संदेश ये भी दिया कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी चिंतित है गौ माता को लेकर के। उन्होंने बात भी कही, जो बातें वहां पर हो रही थी उससे निकल करके सामने आया कि गौ माता की बात पर कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने सवाल किया कि क्या यहाँ की जो सरकार है गाय को पशु मानती है या माता मानती है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम तो माता मानते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप भले ही माता मानते हैं लेकिन सरकार आपकी गाय को पशु मानती है। तो साफ तौर पर ये यात्रा है और ये 4 महीनों में उनकी दूसरी मुलाकात है। मार्च में भी उनकी मुलाकात हुई थी और इससे पहले भी डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी उनके आशीर्वाद ले चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एक अहम मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं इसको देखकर जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके निशाने पर मंदिर को लेकर के SIT थी, सीएम योगी थे, बीजेपी थी और कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली के बीच में ये लड़ाई थी। राहुल, बिल्कुल, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, वो पिछले 81 दिन से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल रंग भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव से मुलाकात उनकी और उसके बाद ये सारे बयान की, ये लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये तो पॉलिटिकल होती जा रही है ना ये यात्रा। ठीक है, शंकराचार्य जी की ये मांग बहुत जायज है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए, पशु नहीं माना जाना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या ये यात्रा पॉलिटिकल भी होती जा रही है? अखंड, आप बने रहिएगा, फिर आप और आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रोहित तिवारी बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, बस्ती से आज की बड़ी खबर क्या है? चलिए, रोहित तक आवाज नहीं जा रही, आपके पास वापस आऊंगा। रोहित, इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली से हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है?
देखिए राहुल, रायबरेली की अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक खबर है, 10 साल की मासूम बच्ची का जो है एक आकस्मिक जो है निधन हो जाता है। आकस्मिक नहीं कहेंगे, इस पे हत्या का आरोप लगाया था परिजनों ने। प परिजन जो है रानीगंज, कैथौला, प्रतापगढ़, लालगंज अजहरा की चौकी है और वहाँ के रहने वाले परिजन हैं। बॉर्डर रैली और प्रतापगढ़ बॉर्डर है, वहां से आए हुए थे। अपने बच्ची को 30 जून का टॉन्सिल का एक ऑपरेट हुआ था राहुल, और इस पे हमने एक दो बार खबरें दिख रही है, दिखाई तो प्राथमिकता के साथ खबरें चल भी रही है अभी पर। और टॉन्सिल का ऑपरेट होता है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, शाश्वत नर्सिंग होम। उस हॉस्पिटल पे ब्लेम लगता है। यहाँ पे टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद बीच ऑपरेशन में इस बच्ची की हालत इतनी खराब हो जाती है राहुल कि वो बच्ची के माता पिता को बीच ऑपरेशन से उठा करके, वहां जो परिजन ने आरोप लगाया कि उठा करके ला करके माता पिता की गोद में रख दिया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद यहाँ से अपोलो ट्रांसफर किया गया और उसके ट्रांसफर के बाद आरोप यह था कि बैक हिस्ट्री नहीं दी गई थी और यहाँ से जो डॉक्टर गए थे लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल, उन्होंने किसी तरीके की वहां जानकारी नहीं दी और बीच वहां अपोलो से भाग गए बिना हिस्ट्री बताए। और उसके बाद वो जो बच्ची थी 10 वर्षीय और होनहार छात्र थी वो, और अब वो इस दुनिया में राहुल नहीं है किसी लापरवाही की वजह से। और रायबरेली में लगातार हॉस्पिटलों के ऊपर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और जब यह हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अमित ने जो डिग्री अपनी लगाई थी, वो डिग्री पता चला कि वो डिग्री उनके पास नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, सीएमओ के नाक के नीचे ये हॉस्पिटल, वहीं पे 2 कदम सीएमओ ऑफिस के बहुत ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर दूरी पर ये हॉस्पिटल चलता। और उसके बाद इस पे बड़ा मामला संगीन हुआ। परिवार वालों ने जब बिटिया नहीं रही और अब तमाम तरीके के एप्लीकेशन, और जब मीडिया ने इसको तूल दिया, और मीडिया क्योंकि तुलना दे, क्योंकि इस बिटिया के लिए 4 से 10 जिलों में राहुल, नजदीकी प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इस सब पे सोशल मीडिया वार चला और दुआएं मांगी जा रही थी कि इंद्रवीर, जहां टॉन्सिल का ऑपरेशन ऑपरेट होना था, शाश्वत हॉस्पिटल थी, और यहाँ पे तो बड़ी लापरवाही। आप तो बड़े बहुत बड़ी, टॉन्सिल का ऑपरेशन कोई इतना बड़ा नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही। डॉक्टर के पास डिग्री भी नहीं है, आप बता रहे हैं। जो डिग्री भी नहीं थी जी राहुल, डिग्री भी नहीं थी। और दूसरा, उनके पास उनके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं था और सीएमओ ऑफिस के चंद कदम दूरी पर ये हॉस्पिटल चल रहा था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संरक्षण में चल रहा था। और उसके बाद जब ये मीडिया में तूल पकड़ा और 10-15 दिन इस मीडिया के लिए जो एक यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठते हैं, है ना जी, यहाँ से 80 किलोमीटर की दूर पर ही तो बैठते हैं ब्रिजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री। और उनकी नाक के नीचे सीएमएचओ जो है, सीएमओ जो है, वो इस तरह से लापरवाही कर रहा है। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है नहीं, डॉक्टर के पास डिग्री है नहीं, उसके बाद ऑपरेशन कर रहा है, बच्ची की जान चली गई। अभी क्या किया, जान चली गई इस पूरे मामले में। बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं, इसके बाद भी ये हिला हवाली करते रहे और कहीं ना कहीं कुछ चीजें सामने आई। जब जिलाधिकारी के पास ये एप्लीकेशन, परिजन लगातार 10 दिन तक दुआएं चली, 4 से 10 दिनों में बता रहा हूँ। उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस बच्ची जब इस दुनिया में नहीं रही, तो जिलाधिकारी महोदया जो संदीप कौर बोका है, वो इस समय सिंगम लेडी के नाम से जानी जाती है। और हर एक मामले पर, चाहे आम जनमानस हो, चाहे कोई किसी की समस्या हो, किसी अधिकारी की, किसी, उसको तुरंत त्वरित काम करती है। और उसके बाद सीएमओ को और एसीएमओ को फटकार लगाई है। और उसके बाद एसीएमओ ने, ऐसा सूत्रों का माने तो, कल फोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं किसी अधिकारी के पास चला गया था और उन्होंने कहा कि एक बच्ची की जान चली गई, अधिकारी क्या चले गए। जी, एक मिनट इंद्रवीर, फटकार लगाने से क्या होगा, क्या होगा फटकार लगाने से? एफआईआर दर्ज हुई है। मैं वही आ रहा था कि इसमें कल जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में इसमें 3 डॉक्टरों के खिलाफ, जो वहां पे मौजूदा हालत में थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। और अब उससे विवेचना की जा रही है। इस पूरे मामले पर एफआईआर किया गया है। उस एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम बिना साक्ष्य के नहीं आते किसी खबर पे। तो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है राहुल। अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन फिलहाल वही सवाल है राहुल कि आज भी जब फायर का, अभी हाल में लखनऊ में हमने देखा कई सारे बच्चे नहीं रहे दुनिया में, उसके बाद भी आज भी सबसे बड़ा सवाल है रायबरेली जिले के अंदर, शहर के अंदर, सीएमओ के नाक के नीचे लगभग, अगर मैं बात करूं तो 150 से 200 अस्पताल शहर में ऐसे संचालित है जो बिना मानक के हैं, जो बिना शायद ऐसी डिग्री है, जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं लेकिन वो डिग्री यहाँ लगाए हैं और डॉक्टर यहाँ नहीं रहते। ऐसे तमाम सारे हॉस्पिटल है जिस पर अब जिलाधिकारी संदीप कौर बोका सशक्त हुई है। और ऐसे मामले, लेकिन हर तीसरे महीने राहुल एक ना एक खबर निकल के आती है सामने कि कहीं ना कहीं किसी के एक अपने पीड़ित ने जो है दम तोड़ दिया किसी प्राइवेट अस्पताल में। तो ये बड़ा बोलबाला है यहाँ पे राहुल जी। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या आरती उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं क्या?
अब देखिए उनका किसी मामले का जब वर्जन आता है तो बहुत ज्यादा इतना बोलते हैं, दो शब्द इतना ही उनका कहना होता है कि हम जांच कराएंगे, हम जांच कराएंगे, हम जांच कराएंगे। इसके अलावा उनका आज तक मीडिया में एक भी वर्जन 2 मिनट का नहीं होगा। हॉस्पिटल उनकी नाक के नीचे 150 ऐसे हॉस्पिटल है, आप बता रहे एविडेंस के साथ 150 से 100 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं, ये रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर कहीं बैठे हैं दिल्ली में, लखनऊ में, और यहाँ ऐसे तमाम सारे हॉस्पिटल जो प्राइवेट है चल रहे, हर तीसरे महीने एक ऐसी खबर आती है और IBC 24 ने प्रमुखता के साथ ऐसी खबरें दिखाई है और उन पे ठीक ठाक हमारे यहाँ से देखने वाले सोशल मीडिया पे हमारे जो अपने फॉलोअर हैं उन्होंने भी देखा है और उस पर ठीक ठाक व्यूज जा रहे रहो। तो ये बड़ा सवाल है रायबरेली के लिए, जिस तरीके से हॉस्पिटल से लगातार सवालियां उठते हैं। कई बार ये लोग बड़ा घालमेल करते हैं। इंद्रवीर, जरा आपके पास टाइम है, मोबाइल से देखिए किन किन धाराओं में FIR दर्ज हुई है, कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जरा देखिए, देख के बताइए। आपके पास FIR की कॉपी पड़ी हुई है ना, देखिए बताइए। टाइम है आपके पास, मैं टाइम दे रहा हूं, बताइए कौन कौन सी धारा है। देखिए राहुल, सबसे पहले तो इसमें डॉक्टर तो देखूं कि क्या किया इन्होंने। देखिए राहुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो धाराएं लिखी गई हैं, सबसे पहले जो नाम है डॉक्टर निशांत सिंह, पिता अज्ञात, संचालक वेदांता हॉस्पिटल। इसमें 3 हॉस्पिटल है राहुल, एक नहीं। जो डॉक्टर उन बच्चियों को जाकर जैसे जिन जिन डॉक्टरों ने देखा था उस कंडीशन में, उन तीनों के नाम लिखा गया और ये अलग अलग हॉस्पिटल के संचालक है। पहला डॉक्टर निशांत सिंह, जो कि बच्चे के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं पूरे रायबरेली जिले में, और ये ठीक ठाक डॉक्टर है भी, लेकिन इन्होंने भी जाकर के बीच में इस बच्ची को देखा था, उसके बावजूद इनका पहला नाम लिखा गया है संचालक वेदांता हॉस्पिटल, होम कोतवाली नगर, रायबरेली सदर में ही है, और ये भी CMO ऑफिस के जस्ट बगल है। दूसरा नाम है डॉक्टर अमित, जिनके अस्पताल में शाश्वत अस्पताल है, इन्हीं के हॉस्पिटल में इस बिटिया की डेथ हुई थी, इन्हीं की देखरेख में इन्हीं ने ऑपरेशन किया था। डॉक्टर अमित सिंह, शाश्वत नर्सिंग होम निकट, फाउंडेशन पार्क, जेल रोड, कोतवाली नगर, शहर रायबरेली। दूसरा 3 अन्य लोग हैं जिनके पिता के नाम अज्ञात है, शाश्वत नर्सिंग होम के स्टाफ हैं, ये है। और धाराएं जो है, मैं धाराएं भी आपको विस्तार बताता हूँ, किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, मैं वो भी आपको कंफर्म करता हूँ। देखिए राहुल, ये बड़ी लापरवाही, और जिस तरीके से 10 साल की बिटिया और उनके माता पिता लगातार बता रहे होनहार, इतनी होनहार बिटिया है, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना, हर चीज में लेकर के जो है बात करना, उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उन पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, और ये लगातार जो बातें हैं उनको लेकर के इसके अभी भी ये सवाल बने हुए हैं। लेकिन खैर, अब वो बच्ची, होनहार बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, तो कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं है वो बड़ी दर्दनाक रही है। इंद्रवीर, एक बात मैं आपको बताऊं, जो FIR है इसमें आपने बताया निशांत सिंह और अमित सिंह, ये शाश्वत हॉस्पिटल से जुड़े हुए, इन दोनों के खिलाफ 3 अन्य। ये कोई ऐसा मामला नहीं कि हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 3 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर लें। यहाँ पे त्रुटि है इस FIR में ही। 3 अन्य में पहली बात तो नाम होना चाहिए, बाकायदा नामजद FIR होनी चाहिए, जैसे निशांत का नाम लिखा है और डॉक्टर अमित का नाम लिखा है। यहाँ भी ये दोनों जीजा साले हैं, रिलेशन में जीजा साले हैं, और दोनों लोग अलग अलग अस्पताल चलाते थे। अच्छा जी, ठीक है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। शुक्रिया। रोहित है क्या हमारे साथ, हमीरपुर से हमारे संवाददाता? रोहित, आज आप अलग गेटअप में आए हैं, मैं जान रहा हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस अलग गेटअप का मतलब क्या है? आज हमीरपुर से बड़ी खबर आज की क्या है? सर, जनपद हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के रेलवे अंडरपास की पास के क्षेत्र में 2 शिक्षक बाइक से जा रहे थे सुबह सुबह, तभी 3 अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। हालांकि इस हमले में बाल दोनों शिक्षक बच गए और उन्होंने अब FIR दर्ज कराई है मौदाहा कोतवाली में। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से सुबह सुबह जब शिक्षक विद्यालय जा रहे थे तो हमला होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। और लगातार जनपद हमीरपुर में ये घटना क्या लगभग 1 सप्ताह से देख रहे हैं, लगातार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे पर चल रही है। अभी बीते कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले एक दरोगा जी ने एक ट्रक चालक के 20,000 रुपए निकाल लिए और उसके बाद में काफी मतलब ट्रक चालक ने उनके साथ हाथापाई की, उनसे रुपए उनकी जेब से छीने। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हालांकि उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई और मृगांक शेखर पाठक ने एक्शन लिया, विभागीय जांच चल रही है। लेकिन ऐसे कई कारनामे पुलिस के सामने आ रहे हैं जिससे लगातार कार्य प्रणाली जो है वो सवालों के घेरे पर है। राहुल,
ये बताइए कि उन शिक्षकों ने किसी पर शक जाहिर किया? नहीं, नाम इन पर दर्ज गोली मारी गई, एफआईआर नहीं है। तमंचे से फायर किया गया? जी, तमंचे से फायर किया गया। हालांकि चूंकि वो शिक्षक पहचान नहीं पाए कि वो लोग कौन थे, क्योंकि 3 लोग एक बाइक में सवार थे और पीछे से फायर किया गया। लेकिन अज्ञात के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई। ये मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये कितनी देर पहले की वारदात है? ये लगभग सुबह 8:30 बजे की वारदात है। 8:30 बजे जी शिक्षक स्कूल जा रहे थे? जी जी, स्कूल जा रहे थे बाइक। कितने शिक्षक थे, दो या एक? 2 शिक्षक, दो दो। दो शिक्षक एक ही बाइक पर थे जी और उन पे तमंचे से फायर किया गया। जी, ये तो खुली छूट है। बिल्कुल। अभी पुलिस कुछ नहीं कर पाई है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जो चलता है वही काम कर रही है पुलिस। मतलब एफआईआर दर्ज हो गई है और मामले को कैजुअली लिया जा रहा है हमीरपुर पुलिस के जी, द्वारा। बड़ी सीधी सी बात है। अभी तक पुलिस एनकाउंटर करती थी अपराधियों के, अब अपराधी चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल। दिन दहाड़े सुबह सुबह एक शिक्षक पर तमंचे से फायर कर रहे हैं और अभी पुलिस को कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा लग रहा है उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया, तो बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी पुलिस कि आपने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ये कहें क्या हम? धन्यवाद रोहित तिवारी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आदर्श गुप्ता हमारे साथ हैं। आदर्श, हरदोई से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी जी राहुल जी, आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के नवीन सब्जी फल सब्जी मंडी में गेट पर खड़े हैं और जिस जगह पर खड़े हैं ये हरदोई से लखनऊ रोड जो एक्सप्रेस हाईवे जाता है और यहाँ पर कई सैकड़ों में हजारों वाहन इधर से गुजरते हैं और हमारे जस्ट पास में ही शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का आवास है। और यहाँ पर अतिक्रमण की अगर बात करें, प्रशासन यहाँ लाख दावे कर रहा है अतिक्रमण को लेकर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सब ठेले रोड पे लगे हुए हैं। देखिए ये सब ठेले जो सब रोड पे लगे हुए हैं, इधर भी सब रोड पे लगे हुए ठेले हैं। आप जहाँ तक नजर जाएगी सब रोड पे ठेले लगे हुए हैं और प्रशासन दावे कर रहा है कि यहाँ हम अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। जब भी कोई यहाँ पर कोई फल विक्रेता या जो खरीदता है गाड़ी रोड पे खड़ी कर देता है, उससे यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। लेकिन यहाँ जो जिलाधिकारी है उनको उनके काम में जू नहीं देख रहा है और सभी यहाँ पर जितने भी ठेले लगे हैं सब यहाँ इन पर सफर अवैध वसूली की जाती है और वसूली को लेकर यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि जो भी ठेले लगे हुए हैं इसको साइड में लगाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर ठेले लगते हैं रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं और रोड पे गाड़ी खड़े होने के बाद में यहाँ पर वो फल हो चाहे सब्जी हो सब खरीदी जाती है। और जो यहाँ देहात कोतवाली पुलिस है चाहे शहर कोतवाली की पुलिस हो, वो यहाँ पर इन लोगों से आम ले लेती है 1 किलो या सेब ले लेती है या संतरा, जिसके पैसे वो नहीं देते। उसके संरक्षण में यहाँ पर ठेले सभी आक्रमण में लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आप देख सकते हैं सब रोड पे ठेले लगे हुए हैं और इन सब ठेले वालों पर कार्रवाई होनी है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जो अधिकारी इनको ठेले लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। इधर डीएम भी निकलते हैं, कप्तान भी निकलते हैं, एडिशनल एसपी सभी अधिकारी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर किसी की नजर नहीं पड़ती। आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हम आज बताना चाहें, और ये नवीन सब्जी फल मंडी है, फल मंडी सब्जी को छोड़कर सभी ठेले ये सब आम आम किनारे सब रोड पे लगेंगे। आप सब नजर से करके देख सकते हैं राहुल जी। जी राहुल, इन इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, देखिए, जिसकी सड़क वजह से यहाँ मार्ग पर इस आक्रमण। तरह दुकान लगाना तो ठीक नहीं है और ये जी वाकई हादसे को निमंत्रण देने वाली बात है। और अगर ये सड़क मार्ग पर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई देखिए करना देखिए चाहिए, राहुल, खासकर नगर निगम को, नगर पालिका को इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका देखिए आदर्श राहुल, गुप्ता, आपने अच्छी खबर उठाई, लोगों के सामने यहाँ पर लाई है। तो आज से लेकर लगातार, चूंकि पिछले 3 वर्षों से IBC24 आपको अपडेट कर रहा है इन खबरों से, 12 बजे 12 रिपोर्टर से अब्दुल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र जुड़े हुए हैं बस्ती से। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है आज की? बिल्कुल राहुल, बता दें जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो प्रदेश के हर जनपदों में लगातार दौरा है, तो उसी में आप बोलिए बोलिए।
ठीक है, आपसे बात करेंगे जितेंद्र। अब्दुल्ला खान, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन सी है मुरादाबाद से? जी सर, बिल्कुल बता दें कि मुरादाबाद में इस समय एक बहुत समय से एक खबर दिखाई गई थी, IBC 24 पर ट्वीट की गई थी, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग ने किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया। जहां लगभग 2 खंभे लटके पड़े हैं बिल्कुल, जिन पर कोई वायरिंग नहीं है, लेकिन बिजली विभाग के संज्ञान में डाली गई है। बिजली विभाग किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बात अगर की जाए SDO से बात, तो SDO कह देते हैं एक्शन से बात करो। एक्शन साहब से बात की जाए तो वो चीफ साहब से कह देते हैं, लेकिन किसी तरीके, अब लोगों का ये कहना है कि बिजली विभाग क्या बिल लेने की सहमति जता सकता है क्या? बस जाहिर सी बात है, इसमें पॉइंट तो है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला खान इस पूरी जानकारी के लिए। चौधरी शहनवाज, अमरोहा से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, जनपद अमरोहा से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर जो है 2008 की एक घटना जो बिल्कुल उसको याद दिला देती है, जिसके बाद जो है जो शबनम हत्याकांड का मामला था, उसी को लेकर जो एक साजिश रची गई, जिसके बाद जो है एक युवती ने जो है अपने जो है सारे पूरे परिवार को जो है नशीला पदार्थ खिलाकर उन लोगों को बेहोश कर दिया, और जिसके बाद जो है वो अपने प्रेमी के साथ जो है फरार हो जाती है। हालांकि जब इसकी जो सूचना जब आसपास के लोगों को पता चलती है, जब उनके पड़ोस के लोग उसको देखते हैं, तो पूरा परिवार जो है वो बेहोश स्थिति में मिलता है, जिसके बाद जो है आनन फानन जो है 102 को डायल पुलिस को सूचित किया जाता है। और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस ने जो सारे जो लोग थे परिवार के, उन्हीं लोगों को जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन लोगों का जो है इलाज जारी है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपसे बात रह गई थी, आप अपनी खबर पूरी कीजिए। आप सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कोई खबर बता रहे थे। बिल्कुल राहुल, कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा है, क्योंकि इस दौरे पर अगर बात की जाए तो लगभग 36 करोड़ के आसपास 36 करोड़ के कंपोजिट विद्यालय का कल वो शिलान्यास रखेंगे। जब भी बस्ती आए तो कहीं ना कहीं जिले को नई सौगात अक्सर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर आए। फिलहाल कल बस्ती जनपद में भी उनका दौरा, बगल ही के जनपद सिद्धार्थनगर में भी कल उनका दौरा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जाना जा रहा है कि कल जो है कई जो मंत्री भी हो सकते हैं कि बस्ती में जो है यहाँ उनका वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन या जिले के जो अधिकारी उनके द्वारा व्यापक इंतजाम के लगातार बैठक भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किस तरह की कोई चूक ना हो, जो कि लखनऊ जाने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से डायवर्जन सुबह 6 बजे से ही कल कर दिए जाएंगे। राहुल, पहली बात तो जितेंद्र, कल जो 36 करोड़ का कंपोजिट विद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आप से कल मैं बात करूंगा। इसी वक्त एक कंप्लीट रिपोर्ट आप बनाइएगा। उस स्कूल में क्या शुभारंभ है कल उसका, कि क्या है होना है? कल शिलान्यास होना है। अच्छा, कल शिलान्यास होना है, तो उसका क्या प्रोजेक्ट है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में कल पूरा एक खाका आप तैयार कीजिएगा। कल मैं इसी समय बात करूंगा। दौरा कितने बजे है, टाइमिंग क्या है सीएम की? अभी प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन रिसेंटली माना गया कि 11:30 के आसपास आने का कार्यक्रम जो है। तो अच्छी बात है, कल 12 बजे का 12 बुलेटिन चलता रहेगा, तो आप वहां पे मौजूद भी रहेंगे, है ना? तो उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा आप वहां जाके, कि बकायदा क्या क्या होना है, आने वाले समय में क्या होगा। चूंकि अभी शिलान्यास हो रहा है, तो इससे बस्ती के बच्चों का क्या फायदा होगा, तो उसकी कंप्लीट स्टोरी आप तैयार कीजिएगा, तो उस पर बात करेंगे आपसे। कल पहली खबर आपकी रखूंगा मैं। रंजीत, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन सी है? इस वक्त चंदौली के धानापुर के एक बस्ती गांव में एक युवती का साड़ी के फंदे से लटकता शव मिला है, और परिजनों का आरोप है चाचा चाची और दादा पे। बताया जा रहा है कि ये घटना बीती रात की है। ओके, तो इसमें कुछ खबर क्या है इसमें रंजीत? थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया है उन्होंने कि इस घटना में जो जो संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने क्या कहा? परिजनों का आरोप है कि दादा और चाचा चाची पे आरोप है कि इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। ओके, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सरफराज, कैसे हो? बढ़िया सर। आपके यहाँ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी सर, बताएं कि जब से IBC पे हम लोग जो खबर दिखाई थी स्वास्थ्य विभाग को लेके, जो सीएमओ हमारे नहीं जाग रहे थे, अब वो जाग चुके हैं। और कल भी चलो, अच्छी बात है। बाबागंज वगैरह। हाँ सर, अच्छी तो बात है कि बाबागंज सीएमओ जागे वगैरह हमारी खबर के बाद। उनको जगा के रखिएगा, नहीं सो जाते हैं। कई बार ये लोग इतनी फैसिलिटी मिल जाती है इन लोगों को कि ये सो जाते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं ना,
ये काम करने के बिल्कुल। बजाय सोने में यकीन रखते हैं, तो जगा के रखिएगा आप। बिल्कुल सर, जगा के भी रख रहे हैं और खबरें भी रोज लग रही है। और अब ये धीरे धीरे गांव देहात से नेपाल बॉर्डर वगैरह तक ये पहुंच चुके हैं और कई अच्छी मतलब कार्रवाई की इन्होंने। और कई क्लिनिक पे मतलब इंजेक्शन जो पाया गया है वो एक्सपायर दवा इंजेक्शन एक्सपायर वगैरह भी पाया गया है, जिसको नोटिस दे के सीज भी कर दिया गया है। और कुछ लोगों को मतलब हिदायत भी दे के छोड़ दिया गया है कि मतलब रजिस्ट्रेशन करा ले। लेकिन देखा जाए तो बहराइच में मुश्किल से 50 या रजिस्ट्रेशन होंगे, बाकी अवैध तरीके से सारे नर्सिंग होम पैथोलॉजी सब चल रहे। लेकिन जब कोई शिकायत करता है तब छापा पड़ता है, बिना शिकायत के छापा नहीं पड़ता है। जी धन्यवाद। देखिए, अब इलीगल तरीके से क्लिनिक बहराइच में भी चल रही है, रायबरेली में भी चल रही है, और सवाल ये है कि चल क्यों रही है। रायबरेली में तो और बड़ा मामला है। सीएमओ से चंद कदम की दूरी पर जो सीएमओ का ऑफिस है, जी चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस है, उसके चंद कदमों की दूरी पर चल रही है। और यहाँ भी यही स्थिति। बाबू अभिषेक से मैं लास्ट बात कर रहा हूं, चूंकि हमारी 12वें रिपोर्टर हैं। अभिषेक बताइए, क्या खबर है भदोही से? जी राहुल जी, अगर हम भदोही की बात करें तो भदोही की आज की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जो भदोही पुलिस पर कहीं ना कहीं एक सवाल निशान खड़ा कर रही है। जो भदोही में एक क्रिकेट मैच के दौरान शाम को एक किशोर की हत्या कर दी गई, और उसका मामला जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे दर्शक भी जरा ध्यान से सुने। किसकी हत्या की गई थी? एक किशोर बालक की एक नाबालिग युवक ने ही हत्या कर दी। जो किशोर बालक था उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। घटना का पूरा सारांश यह है कि शाम को 5 बज रहा था, बुधवार का दिन था। शाम को 5 बजे क्रिकेट मैच, आमतौर पर ग्रामीण अंचल में लगातार शाम के समय बच्चे खेलते नजर आते हैं। हाँ। क्रिकेट मैच में जो किशोर की हत्या हुई, वह बॉलर था, और जो हत्या किया वो बैट्समैन था। बॉलर ने जो है कि जो बैट्समैन था उसको आउट कर दिया, और बैट्समैन का कहना था कि ये नो बॉल था। इसी पर झिझक होने पर आपसी जो है कि झड़प हुई। झड़प में बैट्समैन ने बल्ले से ही वार कर दिया उसके सर पर, जिससे गंभीर चोटें आई, जिससे कि नजदीकी अस्पताल में परिजन ले जाकर के पहुंचे, लेकिन चोट गंभीर थी। गंभीर चोट होने के कारण 8:30 बजे रात में उसकी मौत हो गई, जिससे कहीं ना कहीं परिजनों में एक डर का माहौल है। और कहीं न कहीं इससे सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार अब खेल के मैदान में भी इस तरीके की हत्या कर दी जा रही है। मतलब कि अगर नो बॉल के लिए झिझक हो रही है, नो बॉल पर बच्चे के दिमाग में कैसे आ गया कि मैं इसको मारूं बैट से, और जिससे कि मैं जो है कि फिर से बैट्समैन हो जाऊं और फिर से खेलने का प्रयास करूं। जी राहुल। तो कार्रवाई क्या हुई इस मामले में? चूंकि तो हत्या है, मर्डर है भाई। जी, इस पर अभी भदोही सीओ का बयान आया है। उस पर जो भी अभियुक्त हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो उसे कस्टडी में नहीं लिया गया? जी, कस्टडी में ले लिया गया है। जो बैट्समैन था जिसने बल्ले से बॉलर को मारा, बैट्समैन की भी उम्र 15 वर्ष है। कोई ये भाई, तो उसने अपराध किया है ना, क्राइम किया है, भले वो नाबालिग है। बिल्कुल। जहां तक अभी जो जानकारी प्राप्त हुई वहां लगभग 5 से 6 लड़के खेलते थे, और खेलने के दौरान ज्यादातर ग्रामीण जो क्रिकेट व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं यही देखा जाता है, जब बैट्समैन जो है कि आउट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं दरकिनार करता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूं। इसी तरीके से जो बच्चे आपस में झड़प किए, और झड़प होने के बाद मामला यहाँ तक पहुंचा कि बैट्समैन ने अपने बल्ले से ही वार कर दिया। आपके पास किसी की बाइट है इस पूरे मामले पे? उन जो बच्चे खेल रहे थे और 4-5 बच्चे खेल रहे थे, पुलिस के अधिकारी की? जी, भदोही पुलिस सीओ की बाइट है। हाँ, इस खबर को फॉलो कीजिए, ये बड़ी खबर है। चूंकि अगर इस तरह छोटे मोटे विवाद पर जान ले लेंगे किसी की, इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। वैसे भी क्रिकेट जेंटलमैन का खेल कहा जाता है भाई, तो इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। इसको फॉलो करना है। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए, और सभी संवाददाताओं का बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त पर 12 बजे 12 खबर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।